हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सेमेस्टर 3 कोर 5 लोक प्रशासन का दूसरे क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को लोक प्रशासन के कार्य, उसके प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में बताया है। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप जाके उसे देख लीजिएगा। आज हम उसी का लोक प्रशासन के सेकंड प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है भर्ती। भारत में लोक सेवकों की भर्ती या नियुक्ति की प्रक्रिया का परीक्षण करना है, या फिर आपका क्वेश्चन इस सेकंड टाइप से भी दे सकता है, नियुक्ति की परिभाषा दे, नियुक्ति की विभिन्न प्रचलित विधियों का संक्षेप में वर्णन करे। दोनों में से किसी तरह का आपको क्वेश्चन दोनों में से एक देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में, तो दोनों का सेम ही आंसर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भर्ती या फिर नियुक्ति क्या है। तो संक्षेप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भर्ती का साधारण शब्द में अर्थ है कि लोगों को किसी काम के लिए नियुक्त करना या फिर उस काम के लिए उसे प्रतिपादन करना ही भर्ती कहलाता है। तो चलिए हम परिचय में पढ़ते हैं। परिचय में है, प्राचीन समय में लोक सेवकों की भर्ती या नियुक्ति से संबंधित कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उन दिनों राजा स्वयं अपने लोक सेवकों का चुनाव करने के पश्चात उसकी नियुक्ति करता था। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हुआ, प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होने लगा। इसमें भर्ती की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या खड़ी हुई। प्रशासन के लिए कार्यकुशल कर्मचारियों का चयन आवश्यक होने जाने लगा, जिससे कि प्रशासन सफलपूर्वक संचालित किया जा सके। तो सबसे पहला देश चीन था, जिसने कर्मचारियों की भर्ती की शुरुआत की थी, और रूस पहला देश था जिसने कर्मचारियों के भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का लेना शुरुआत किया था। अब हम आगे अगला पॉइंट जाते हैं, भर्ती का अर्थ। भर्ती का सीधा साधा अर्थ है विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना। सामान्यतः भर्ती शब्द का प्रयोग नियुक्ति शब्द के समानार्थी रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात भर्ती और नियुक्ति एक ही शब्द है, उसी का समानार्थी शब्द है भर्ती। भर्ती की परिभाषा। भर्ती की परिभाषा अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरह से दी है। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर L.D. वाइट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने भर्ती की क्या परिभाषा दी है। प्रोफेसर L.D. वाइट ने भर्ती की परिभाषा करते हुए लिखा है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही नियुक्ति है। डीमोक के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए उचित व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह के विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्ति की खोज करना ही नियुक्ति है। किंग्सले के अनुसार सार्वजनिक भर्ती को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवक में नियुक्ति के लिए उचित प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त किया जाता है। मतलब उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है या फिर आवेदन दिया जाता है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, भारत में भर्ती की पद्धति या प्रक्रिया। भारत में भर्ती पद्धति की शुरुआत 1853 ईस्वी से ही की गई, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो सबसे पहले भर्ती 1853 ईस्वी में किया गया, ये आप याद रखिएगा। किसी भी देश तथा समाज की प्रगति उस देश के कुशल अधिकारियों पर निर्भर करती है। जैसा कि मिस्टर स्टॉल का कहना है कि लोक कर्मचारियों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों के संगठन द्वारा उनका चुनाव किया जाता है और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त कर प्रशासन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार प्रशासकीय यंत्र नए समाज को प्रेरणा
देने वाला शक्ति होगा। हर मंजिल पर गृह मार्ग निर्देशन, प्रोत्साहन और परामर्श का कार्य करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में सरकारी सेवाओं का वर्गीकरण, यानी कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया या फिर किन किन श्रेणियों में किया गया। भारत में सरकारी सेवकों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 श्रेणियों में किया गया है। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस, राजकीय सेवा, स्टेट सर्विस। संविधान के अंतर्गत जिन अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया था, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, ये दोनों सेवाएं ब्रिटिश भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज ICS तथा इंडियन पुलिस IP के नाम से क्रमशः जाने जाते थे। 13 अगस्त 1963 में भारतीय सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं में 3 अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को भी रखा, जो निम्नलिखित है। पहला, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। अखिल भारतीय सेवाओं की यह विशेषता होती है कि वह राज्य सूची तथा केंद्र सूची में पड़ने वाले दोनों ही तरह के विषयों पर प्रशासन करता है। तो आपको पता होगा कि भारत के 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो उन तीनों सूची में 2 सूची यानी राज्य सूची और केंद्र सूची में पड़ने वाले दोनों ही तरह के विषयों पर प्रशासन करता है अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी। यद्यपि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति भारत के विभिन्न राज्यों में की जाती है तथा यह राज्य सूची के विषयों पर भी शासन करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के अतिरिक्त केंद्रीय सेवाओं का भी उल्लेख किया जाता है। केंद्रीय सेवाओं के सदस्यों द्वारा केवल केंद्रीय सूची के विषय पर ही प्रशासन किया जाता है। ऐसे विषयों में रक्षा, आयकर, कस्टम्स, पोर्ट, टेलीग्राफ आदि विषयों का नाम उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में केंद्रीय सेवाओं की संख्या 27 है। संविधान में तीसरे प्रकार के सेवाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिसे राजकीय सेवा की संज्ञा दी जाती है तथा उस सेवा में शामिल अधिकारी के कार्य राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित है। ऐसे विषयों में भूमि लगान, कृषि, शिला, स्वास्थ्य सेवा आदि प्रमुख है। राजकीय सेवा के सदस्य उस राज्य के सरकारी कर्मचारी होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS, IFS तथा अन्य केंद्र सेवाओं के सदस्यों की भर्ती संघीय लोक सेवा आयोग, जिसे हम UPSC कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। बता दूं, UPSC एक संस्थान है जो लोक सेवकों की भर्ती के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उसका रिपोर्ट भारत सरकार को देता है। तो संघीय लोक सेवा आयोग उपरोक्त सेवाओं में भर्ती करने के लिए सर्वप्रथम लिखित परीक्षा का आयोजन करता है तथा लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार का साक्षात्कार लेती है। साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू लेना। साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए सरकार को अनुशंसा देती है। भारत में 18 से 30 वर्ष तक के आयु के उम्मीदवार लोक सेवाओं में प्रवेश पा सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। मोटे तौर पर प्रशासकीय सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए भारत में अनिवार्य न्यूनतम अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम कला, विज्ञान, तकनीक, प्रबंधक, वाणिज्य या चिकित्सक विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि होती है, यानी कि स्नातक आपको कंप्लीट होना चाहिए। संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वह लोगों के लिए ही उच्च स्तर का होता है। जनवरी 1979 में आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के भर्ती प्रणाली से संबंधित
पद्धति में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। जनवरी 1979 से यूपीएससी सर्वप्रथम आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। यह आवेदन पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। केवल वे ही उम्मीदवार प्रमुख परीक्षा में शामिल होते हैं जिन्होंने पीटी परीक्षा पास की हो। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पीटी परीक्षा पास किया है, उन उम्मीदवारों को पीटी परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाता है। अतः उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए पुनः आवेदन पत्र देना होता है। यह आवेदन पत्र यूपीएससी द्वारा दिया जाता है। 1979 के पहले मुख्य परीक्षा प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता था। 1979 के बाद नवंबर दिसंबर में आयोजित किए जाते हैं। पीटी परीक्षा या फिर प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवारों को 2 पत्र की परीक्षा देनी होती है। प्रथम पत्र, जिसे जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान कहते हैं, जो 150 अंक का होता है। द्वितीय पत्र में एक कोई विकल्प पत्र होता है जो 300 अंकों का होता है। इस तरह पीटी परीक्षा कुल 450 अंक के होते हैं। पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र साधारणतया वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप के होते हैं। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों की छँटनी करना होता है। पीटी परीक्षा से एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि इसमें मुख्य परीक्षा में केवल योग्य उम्मीदवार ही बैठ सकते हैं। जहाँ तक मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, इस परीक्षा में 7 विषयों की लिखित परीक्षा होती है। प्रत्येक विषय 300 अंक का होता है। जो परीक्षार्थी प्रमुख विषय में सफल घोषित किए जाते हैं, उन्हें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की परीक्षा में बुलाया जाता है, जिसमें 250 अंक होते हैं। प्रमुख परीक्षा में 7 विषयों की लिखित परीक्षा होती है तथा प्रत्येक विषयों का अंक का विभाजन निम्नलिखित आधार पर होता है। तो पहला विषय होता है भारतीय भाषा, जो कि 300 अंक का होता है। दूसरा अंग्रेजी भाषा 300 अंक का। सामान्य ज्ञान 300 अंक का। उसके बाद 2 वैकल्पिक विषय होते हैं जो दोनों परस्पर 300 अंक के होते हैं। और पांचवा 2 अन्य विषय होते हैं जो 300 अंक के होते हैं, यानी कुल 2100 अंक की परीक्षा होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय भाषा में प्राप्त अंक केवल प्रबंधक प्रकृति के होते हैं, यानी सिर्फ उसको क्वालिफाई किया जाता है, उसका अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जुटता है। ठीक है। योग्यता प्रकृति स्तर निर्धारण में इस अंक का कोई महत्व नहीं होता है। यूपीएससी उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते समय उनके मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक गुणों को समझा जाता है और समसामयिक घटनाओं में उसकी रुचि को परखा जाता है। साक्षात्कार समाप्त के तुरंत बाद उम्मीदवारों को 15 मिनट दिए जाते हैं तथा उन्हें साक्षात्कार के दौरान पूछे गए प्रश्न का एक संक्षिप्त लेख तैयार करने को कहा जाता है। यह जांच उम्मीदवारों के स्मरण शक्ति को परखने के लिए किया जाता है। चलिए आगे। परीक्षा के अंत में आयोग एक योग्यता सूची तैयार करती है। यह योग्यता सूची प्रत्येक उम्मीदवारों के द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाता है। आयोग उम्मीदवारों के योग्यता सूची तैयार करने के बाद उसे भारत सरकार को भेजती है तथा ऐसा देखा जाता है कि सरकार उसकी योग्यता सूची को मान लेती है एवं सूची के अंतर्गत ही उम्मीदवारों की नियुक्ति करती है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2011 से परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय को हटाकर सीसैट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट प्रश्न पत्र लागू कर दिया गया 2011 के बाद। अब इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन 200 अंक और सीसेट 200 अंक का होगा। यह बदलाव 15 मई 2011 को आयोजित परीक्षा से लागू किया गया। इसी प्रकार आयोग ने 2013 के मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए नए बदलाव किए। 2013 से लिखित परीक्षा में 9 प्रपत्र दिए गए जो 1750 अंकों का
है, जो कि निम्न है। पहला, भारतीय भाषा 300 अंक, अंग्रेजी 300 अंक, निबंध 250 अंक, सामान्य अध्ययन का 4 पेपर होता है, 1 2 3 4, जो कि चारों 250 अंकों का होता है। और वैकल्पिक विषय 2 विषय होते हैं, 2 पेपर होते हैं वैकल्पिक विषय का। पहला वैकल्पिक विषय 250 अंक, दूसरा वैकल्पिक विषय 250 अंक, यानी कुल मुख्य परीक्षा का अंक 1750 का होता है, जिसमें 275 अंकों का साक्षात्कार होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 1978 तक साक्षात्कार 250 अंकों के होते थे। 1995 में सतीश चंद्र समिति की सिफारिश पर 300 अंक कर दिए गए। इसी प्रकार 2013 से साक्षात्कार 275 अंकों का होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो आज हमने क्या पढ़ा? परिचय, भर्ती का अर्थ, भर्ती की परिभाषा, भारत में भर्ती की प्रक्रिया पद्धति। अगला पॉइंट हमने पढ़ा भारत में सरकारी सेवाओं का वर्गीकरण। उसके बाद अगला पॉइंट हमने पढ़ा 2013 के बाद का बदलाव। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो।